प्रिय प्रशिक्षुओं, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को पाठ से आगामी क्रियाओं के बारे में बताएंगे और पाठ से आगामी क्रियाएं हमारा जो विषय है वह किसके अंतर्गत आता है, हम विषय को पहले जान लें। तो विषय हमारा है शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन हमारा जो है वह 4th सेमेस्टर का सिद्धांत का पेपर है। इससे पहले भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना दी गई है कि ऑनलाइन कक्षाएं जो है फेसबुक पर टाइम टेबल आपको एक दिया गया है लेटर के माध्यम से, उसको आप खोल करके देख लें। जो आपको हो टाइम टेबल उसके अनुसार आप जो है ऑनलाइन भी जो है आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो विद्यालय के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वह भी आप देख सकते हैं और उससे आप जो है कुछ न कुछ सीख सकते हैं। निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क में ये बात न हो कि आप जो है वह BA, MA और BSc की भांति जो है वह कक्षाएं पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से यह आपका जो प्रशिक्षण है, ऐसे आप देखे होंगे कि हर जगहों पर जो है वह व्यवस्था जो है कहीं जो है व्हाट्सएप पर एक नोट्स के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, तो कहीं जो है कोई क्लिप के माध्यम से। लेकिन आपको जो है चूंकि ये प्रशिक्षण है तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा जो है ये व्यवस्था बनाई गई कि निश्चित रूप से आपको जो है वो वीडियो के माध्यम से जो है प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे जो है आपका प्रशिक्षण में कोई कमी न रह जाए। इसलिए आपको जो है ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान पूर्वक जो है प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए। आपको जो है जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वह सारी मिलती रहेंगी। तो आइए जो है हम आपको जो है शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आपको हम बता रहे थे समय सारणी में एक महत्वपूर्ण बिंदु हम बता रहे थे पाठ से आगामी क्रियाएं, जिसमें हम समय सारणी के समय में ही आप निर्माण करते समय ही बताए कि निश्चित रूप से यह आवश्यक है कि समय सारणी में जो है पाठ से आगामी क्रियाओं को निश्चित रूप से अत्यधिक जो है स्थान दिया जाना चाहिए, महत्वपूर्ण होता है। तो इससे पहले जो है हम आपको जो बताए थे पाठ से आगामी क्रियाओं के बारे में, वह पाठ से आगामी क्रियाओं के बारे में जो बताए उसमें जो है पाठ से आगामी क्रियाओं के उद्देश्य क्या है, उनके सिद्धांत क्या है। तो जैसे हम देखिए किसी उद्देश्य को, किसी सिद्धांत को हम ऑन पेपर निश्चित कर लेते हैं, अपने मस्तिष्क में निश्चित कर लेते हैं, लेकिन उसको हमको क्या होता है क्रियान्वित करना पड़ता है। और जब हम क्रियान्वित करते हैं तो निश्चित रूप से क्रियान्वयन के समय जो है वो तमाम प्रकार की हमारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इस तरह से ये कह लीजिए कि आप मन मस्तिष्क से सिर्फ और सिर्फ बैठ करके अगर ये सोचें कि हम निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों को हम प्राप्त कर लेंगे सिर्फ विचार करके, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको विचार करने के साथ साथ निश्चित रूप से उसको क्रियान्वित करना भी आवश्यक होता है। इसलिए हम आपको जो है पाठ से आगामी क्रियाओं के उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में हम पहले ही बता दिए गए हैं कि ये जो है किस प्रकार से जो है किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किन सिद्धांतों पर पाठ से आगामी क्रियाओं को लेकर के हमको कार्य करना चाहिए। तो आइए आज हम जो है इसी के संदर्भ में और बात करते हैं पाठ से आगामी क्रियाकलापों के संचालन में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो टॉपिक आज हमारा होगा पाठ से आगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाइयां भाई देखिए, पाठ से आगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाइयां, जैसे हम टाइम टेबल का निर्माण कर लेते हैं, उस टाइम टेबल के अनुसार हम कार्य करते नहीं, हमारे पास जो है क्या संसाधन मौजूद है क्या नहीं, ठीक है। इस तरह से पाठ से आगामी क्रियाओं को
संचालन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जो कि जो है बाधक बनती हैं और यह क्रियाएं जो है वो संपन्न नहीं हो पाती। और निश्चित रूप से जब ये क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती हैं तो जो हमारा जो है वो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो पाता। अर्थात ये कह लीजिए कि जो शिक्षा हम लोग जो है बच्चों को देते हैं वह जो है शिक्षा जो है वह रोचक जो है वो नहीं बन पाती है और उनमें जो है जो हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं वह सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है कि कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका जो है वह वो कठिनाइयां जो है हमको पाठ्यआगामी क्रियाओं को संचालित करने में वो उत्पन्न होती है। तो पहली कठिनाइयां है वह हमारी अंधानुकरण। ये पहली कठिनाई है हमारा अंधानुकरण, या इसी को आप लिख सकते हैं अंधा अनुकरण। ठीक है, अनुकरण से आप तात्पर्य जान रहे हैं, आपको बार बार बताया गया है कि किसी को देख करके उसी का हूबहू जो है वो चित्र बना लेना वह अनुकरण कहलाता है। जैसे हम बच्चों के संदर्भ में बताए कि बच्चे भी जो है जब विद्यालय में पहुंचते हैं या घर परिवार में होते हैं तो क्या करते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने श्रेष्ठ अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो भी उनके क्रियाकलाप होते हैं वह जो है अपने बड़ों का जो है वह अनुकरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी जो है वो क्या करते हैं, शिक्षा का अनुकरण करते हैं। आप अनुकरण का समझते हैं। अब आइए हम पाठ्यआगामी क्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रायः विद्यालयों में क्या देखा जाता है कि एक विद्यालय अपने अगल बगल क्षेत्र के जो विद्यालय चलते रहते हैं उन विद्यालयों को देखता है कि ये कौन कौन से कार्य किए कि इनको जो है अधिक सफलता प्राप्त हो गई, चाहे वह क्रियाकलाप पाठ्यआगामी क्रियाएं हुई हो या ना हुई हो। जैसे जो है अक्सर आप देखते हैं कि अगर विद्यालयों में क्या है कि खेल कूद की व्यवस्था नहीं की गई है, उसके बाद जो है उन विद्यालयों में अच्छी सिर्फ जो है वो पुस्तकीय ज्ञान की सुविधा है, तो निश्चित रूप से अभिभावक क्या करते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और उन्हीं विद्यालयों में जो है वो बच्चों को जो है वो नाम लिखवाने का कार्य करते हैं। आज भी कुछ अभिभावकों के मस्तिष्क में ये विचार आता है कि विद्यालयों में सिर्फ बच्चों को बुला करके जहां पर जो है पाठ्यआगामी क्रियाएं संचालित की जाती हैं तो वहां पर कभी कभी अभिभावकों को भी सोच हो जाती है कि बच्चों को बुला करके फीस लेते हैं और लेने के पश्चात से क्या करते हैं, बच्चों को खेल खिलाते हैं, गीत संगीत कराते हैं या जो है पीटी परेड कराते हैं या जो है सामाजिक कार्य कराते हैं। ये सब कार्य बच्चा जो है घर में भी रह करके सीख सकता है। या जिन विद्यालयों में ये सारी चीजें नहीं होती हमको उसी में जो है उनका नामांकन कराना चाहिए, ये गलत है। निश्चित रूप से हम किसी भी बालक को यदि पुस्तकीय ज्ञान देते हैं तो निश्चित रूप से उस बालक को क्या होता है कि व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए निश्चित रूप से बालक को जो है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार की क्रियाएं जहां पर हो रही होती हैं वहीं पर बच्चे का जो है नामांकन कराना चाहिए। लेकिन क्षेत्र में आसपास में विद्यालय में जिस प्रकार से जो है वो क्रियाकलाप चलते रहते हैं उसी प्रकार से जो है बगल के भी विद्यालय जो है वो क्रियाकलापों को संचालित कर लेते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि वहां पर जो है उसकी स्थानीय परिस्थितियां क्या है, विद्यालय वातावरण क्या है, उसके साथ साथ विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या है, विद्यार्थियों की रुचि क्या है और उसके साथ साथ हम देखें कि उनकी क्षमता क्या है। इन सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता बल्कि जो है अगल बगल के विद्यालयों का अनुकरण करके हम जो है उसी पर जो है वो कार्यान्वित करते रहते हैं। और निश्चित रूप से क्या होता है कि उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि हमको जो है जो हमारा उद्देश्य होता है वह उद्देश्य हमारा है प्रमुख जो है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। वह सर्वांगीण विकास में जो है वो बाधा आती है। वो कौन सी कि पुस्तकीय ज्ञान तो उनको प्राप्त हो जाता है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक इस तरह से जो है आसपास के विद्यालयों का अनुकरण करके जब ये क्रियाएं हटा दी जाती हैं तो निश्चित रूप से जो है वह हमारा अंधानुकरण कहलाता है। ठीक दूसरा बिंदु हम देखें जो है जो दूसरी समस्या हमारी उत्पन्न होती है वह होती है समय सारणी में कम महत्व। दूसरा हम देखें समय सारणी में कम महत्व। समय सारणी में कम महत्व
अर्थात जहां पर भी आप देखें, आज भी जो है अधिकतर विद्यालयों की, अधिकतर प्रधानाचार्यों की, अधिकतर जो है जो विद्यालय व्यवस्थित हैं, उन व्यवस्थाओं में जो है ये देखा गया है कि निश्चित रूप से जो समय सारणी तैयार होती है, उस समय सारणी में जो हमारी पाठशाला में क्रियाएं हैं, उनको जो है वह महत्व नहीं दिया जाता है। उनको आज भी जो है वो गौण रखा जाता है, लेकिन ये नहीं सोचा जाता है कि निश्चित रूप से क्या है कि अगर इन क्रियाओं को नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज देखें कि कहीं न कहीं जो हमारी पाठशाला क्रियाएं हैं, उनका जो है क्या है कि वो परीक्षा नहीं होती है। ये भी होता है बच्चों में कि हमारी इस विषय की परीक्षा नहीं होती है, इसके विषय में कोई हमको आवश्यक नहीं है, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे देखिए क्या है कि नया विषय उच्च शिक्षा में जो है ला करके क्या जोड़ा गया, पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा को कंपलसरी कर दिया गया। अब निश्चित रूप से आप जिस प्रकार से हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस प्रकार से वातावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, कहीं न कहीं जब उच्च शिक्षा में आप पहुंचते हैं तो उससे संबंधित जो है आप कुछ जानते हैं कि नहीं, उससे संबंधित कुछ पढ़ते हैं कि नहीं, आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं कार्य करने चाहिए, इन सारी चीजों की जानकारी आपको मिलती है। इसी प्रकार से आप ये कह लीजिए कि एक पेपर आपका राष्ट्र गौरव जोड़ा गया उसी में, पर्यावरण के साथ में ही, तो राष्ट्र गौरव क्यों जोड़ा गया? कहीं न कहीं जो हमारी भारत की महान विभूतियां रही हैं, जो हमारे देश को आजाद कराने में, जो समाज को सुधारने में, जो समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित करने में योगदान दिए, कहीं हम लोग जो है उनको भी भूल जा रहे हैं। हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा देखा गया कि कुछ प्रमुख छुट्टियां जो है वो जयंतियां जो छुट्टी हो जाती थी वो निरस्त हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसका कारण रहा, देखा गया कि जो हमारे कल के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, जो जिनका निर्माण हम बैठ करके कक्षाओं में कराते हैं, वह बच्चे हमारे पूर्वजों को, हमारे महान विभूतियों को, हमारे जो आदर्श रहे हैं, उन्हीं को भूल जा रहे हैं। पहले छुट्टी हो जाती थी और वो नहीं जान पाते थे कि किस लिए हो गई, बच्चे मनोरंजन करते थे, घूमते रहते थे। आज वही व्यवस्था बताएगी कि निश्चित रूप से इन महापुरुषों को, इन योद्धाओं को, जो हमारे समाज सुधारक हैं, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के जीवन परिचय के विषय में, उनके कृत्य के विषय में, समाज के संदर्भ में उन्होंने कौन से कार्य किए हैं, उनके द्वारा क्या त्याग किया गया है, उनको जो है इस क्रिया में सम्मिलित करके निश्चित रूप से ये कहा गया, उनके विशेष रूप से जो है दिन भर उस पर चर्चा की जानी चाहिए, जिससे आज हमारे बच्चे जो कक्षाओं में बैठते हैं वह जो है निश्चित रूप से हमारे जो देश की आजादी में शहीद हुए और जो समाज में हमारे परिवर्तन लाए, शिक्षा की क्रांति लाए, उनको भी वह जान जाते हैं, नहीं तो ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत भूल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि समय सारणी में जो आज कठिनाई उत्पन्न हो रही है, ये समय सारणी में उसको जो है वो गौण कर दिया जा रहा है कि निश्चित रूप से यह आवश्यक नहीं है, पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित नहीं किया गया, जिसको क्या हुआ कि सबसे बड़ी समस्या यही उत्पन्न हो जाती है कि निश्चित रूप से समय सारणी में उसको कम महत्व दे दिया गया, जिसकी वजह से ये जो है व्यवस्थाएं संचालित नहीं हो पाई। आइए अगला बिंदु देखते हैं, साधनों का अभाव। तीसरा बिंदु जो हमारी कठिनाई उत्पन्न होती है उसमें तीसरा है साधनों का अभाव। साधनों का अभाव, साधनों का अभाव से क्या तात्पर्य है भाई? साधनों का अभाव से तात्पर्य संसाधन से हमारे, जैसे कि जो है कुछ प्रधानाध्यापक अपने विद्यालयों में इन क्रियाओं को चलाना चाहते हैं। कुछ प्रधानाध्यापक हमारे, कुछ मैनेजमेंट के सदस्य इन क्रियाओं को की महत्ता को, सिद्धांतों को जानकर निश्चित रूप से उसको संचालित करना चाहते हैं, लेकिन समस्या आती है कि साधन न होने के कारण वह जो है इस व्यवस्था को संचालित नहीं कर पाते हैं। इनमें कौन कौन से साधन हैं? जैसे सांस्कृतिक हाल ना हो, भवन ना हो, उसके समय जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके लिए वित्त की व्यवस्था ना हो, धन की व्यवस्था ना हो,
स्थान उस हिसाब से ना हो जिस हिसाब से वह क्रिया का संचालन किया जाना है। उसके साथ साथ बड़ी चीज साधनों में आती है कि हमारे शिक्षक जो क्रियाएं संपन्न कराया जाना है, जब तक उस विषय के योग्य शिक्षक नहीं होंगे, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होंगे, तब तक बच्चों को अच्छा मार्ग नहीं दिखा सकते। यदि योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक हो भी जाते हैं तो समस्या आती है कि प्रधानाध्यापक या मैनेजमेंट के द्वारा वह साधन नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। जैसे क्रिकेट खेलना है, बच्चों के पास ना तो बैट है ना तो बॉल है, क्रियाएं संचालित होनी है, लेकिन जब ये साधन नहीं है तो कैसे बच्चे नहीं खेल सकते। तो इस प्रकार से ये समस्या उत्पन्न होती है। अगली समस्या हम देखें कौन से और आती है, आता है अध्यापकों में रुचि। चौथा दिन देखें अध्यापकों में रुचि। एक एक चीज को आप देखते जाइए। तो अध्यापकों में रुचि को अगर देखें तो क्या है कि अध्यापकों पर वैसे ही देखा जाता है कि जितने भी अध्यापक कार्यरत हैं वर्तमान समय में, चाहे जो है वो प्राथमिक विद्यालय की बात कर ली जाए, चाहे जो है मिडिल स्कूलों की बात कर ली जाए, चाहे जो है वो इंटर कॉलेजों की बात कर ली जाए, और चाहे जो है हम प्राइवेट विद्यालय जितने चल रहे हैं उनकी बात कर ली जाए। किसी भी विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो उन विद्यालयों की हकीकत आप देखें जो स्थिति है वह ये है कि निश्चित रूप से अध्यापक कम है। अध्यापक जब कम है तो क्या होता है कि उनके ऊपर अधिक भार होता है। जैसे पाठशालागामी क्रियाओं के लिए समय सारणी में स्थान दिया गया, 6 क्लास डेली चलना है, शिक्षक 5 क्लास पढ़ाया है, तो उसकी कितनी रुचि बनेगी कि वह जो पाठशालागामी क्रियाओं को जो उत्साहपूर्वक संपन्न कराएगा? नहीं हो सकता, उसकी रुचि ही नहीं हो सकती। इसीलिए जो है पाठशालागामी क्रियाओं के संचालन में यह समस्या उत्पन्न होती है कि जब शिक्षक जो है रिलैक्स नहीं होता है तो वह जो है रुचि उस क्षेत्र में उत्पन्न नहीं कर पाता और बच्चों को जो है इस क्षेत्र में कोई विशेष जो है वो नहीं। इस तरह से देखिए कि इन क्रियाओं को केवल देखा जाए तो आवश्यक भार के रूप में ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, आवश्यक अनावश्यक भार के रूप में ग्रहण कर लेते हैं कि फालतू में जो है ये अतिरिक्त कक्षा लगा दी गई है, जिसमें जो है वह अगर होता भी है, संपन्न भी कराई जाती है, तो शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक कुछ समय आराम करना चाहते हैं, उस क्रिया को विशेष रूप से संपन्न नहीं कर पाते। ठीक है, आइए देखते हैं अगला समस्या का आती है छात्रों की अरुचि। 5वां दिन जो है हमारा छात्रों की अरुचि। छात्रों की अरुचि, छात्रों की अरुचि देखते हैं क्या है। तो इसमें छात्रों की अरुचि के संबंध में अगर हम देखें तो सहगामी क्रियाओं का जो कार्यक्रम पहले से ही कम होने के कारण, जैसे देखिए लास्ट में पाठशालागामी क्रियाओं के लिए जो है आधा घंटे समय रखा गया। जैसे जो है प्रयोगात्मक कार्य आप जो है करने के लिए जाते हैं किसी प्रयोगशाला में, जैसे विज्ञान की आप प्रयोगशाला में जा रहे हैं। जब आप विज्ञान की प्रयोगशाला में जाते हैं तो देखते हैं कि आपको आधा घंटा ही समय है, आपका जो टाइम टेबल सेट है। आधे घंटे में जब तक उस प्रयोगशाला में जाकर के अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, तब तक जो है वो बेल लग जाती है। इस तरह से समय का अभाव होता है और आप क्या करते हैं, वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप पहले से ही ये मन बना लेते हैं कि निश्चित रूप से जब हम वहां पर जाएंगे, जब उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जाने से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है कि जो हमारा उद्देश्य है इसके माध्यम से उसको पूर्ण कर ले, और वह रुकावट कौन सी उत्पन्न होती है? वह जो होता है हमारा समय होता है। इसलिए जो है छात्रों में जो है क्या होती है, इन क्रियाओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक, या कह लीजिए कि उच्च अधिकारियों का शिक्षकों पर दबाव या उच्च अधिकारियों का जो है वो बच्चों पर दबाव अधिक रहता है, तभी जो है बच्चे जो है अरुचि का शिकार हो जाते हैं। तो छात्रों में सहगामी क्रियाओं के प्रति अरुचि होने के कौन कौन से और कारण हैं, उन्हीं को हम देख लेते हैं। तो उसमें देखिए पहले जो है पढ़ाई में बाधा, पढ़ाई में बाधा,
पहला कारण देखते हैं, पढ़ाई में बाधा आना से तात्पर्य कि अगर जो है बच्चों को खेलकूद में अगर भाग लेना होगा तो क्या होगा, उनकी और विषय की कक्षाएं जो है वो नहीं चल पाएंगी। इस वजह से बच्चे जो है अरुचि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद दूसरा देखें, पहला तो जो है वो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए दूसरा अगर देखें परीक्षा की तैयारी की ओर विशेष ध्यान देना होता है। परीक्षा की तैयारी की ओर विशेष देखिए, परीक्षा की तैयारी की ओर विशेष ध्यान से क्या तात्पर्य है, परीक्षा की तैयारी की ओर से विशेष ध्यान कि बच्चे जो है ये जानते हैं कि इन क्रियाओं का जो है कोई मूल्यांकन नहीं होता है, इसके अंक हमको मार्कशीट में नहीं प्राप्त होते हैं, इससे हमको जो है वो प्रत्यक्ष रूप में कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए वो ये करते हैं कि निश्चित रूप से वह सब्जेक्ट के विषय की ओर जो है वो फोकस कर लेते हैं और उसी की ओर विशेष ध्यान देते हैं, इन क्रियाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अगला बिंदु देखते हैं और कौन कौन सी, तो छात्रों का विद्यालय से दूर निवास स्थान, छात्रों का विद्यालय से दूर निवास स्थान, ठीक है, छात्रों का विद्यालय से दूर निवास स्थान, अर्थात बच्चे जो है क्या है कि वह जो है उनका निवास स्थान दूर होता है, घर जो है वो दूर होता है विद्यालय से। तो जहां पर देखिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध होती है, वहां के बच्चे इन क्रियाओं में जो है वो रुचि लेते हैं, और जो बच्चे जो है वह साधन से आते जाते हैं, वह जो है उनकी बाधा उत्पन्न होती है, वह जो है वो समय से घर जाना चाहते हैं, जिसके कारण जो है इसमें वह रुचि नहीं ले पाते। उसके बाद आइए देखिए, इन अभिभावकों की क्या है, इन क्रियाओं की से जो है वो प्रति अरुचि होती है। चौथा है अभिभावकों की अरुचि होती है, अभिभावक की अरुचि, अभिभावक की अरुचि आपको हम बताए कि जैसे जो है अगर इस क्षेत्र से कोई जो है सफलता कोई लड़का पा जाता है तो उसमें रुचि दिखाते हैं, नहीं तो उनके दिमाग में बात आती है कि बच्चे को जो है सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान जो है होना आवश्यक होता है, इसलिए अभिभावकों की रुचि हो जाती है। उसके बाद विद्यालय समय सारणी में महत्व न देना, तो विद्यालय समय सारणी में महत्व न देना। तो ऐसे बच्चे भी देखते हैं कि समय सारणी में सारी विषय जो है वो महत्वपूर्ण ढंग से पढ़े चलते हैं, सिर्फ पाठशालामी क्रियाएं ही पढ़े नहीं चलती। इसका मतलब है कि इसको बहुत जानकारी लेना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से जो है वो बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अगले आइए हम लोग जो है अगला बिंदु देखते हैं कि और कौन सी समस्या जो है उत्पन्न होती है, जिसमें जो है हम देखते हैं क्या है कि परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली, परीक्षा केंद्रित परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। आपको हम बताए कि परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली के कारण इसकी कोई परीक्षाएं नहीं होती हैं, इसलिए जो है बच्चों में क्या होगा कि निश्चित रूप से अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इस विषय को जो है पाठ सहकर्मी क्रियाओं को जो है बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो आज संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में परीक्षाओं को जो है वह अधिक जो है वो महत्व दिया जाता है, छात्र भी पाठ्यक्रम को ही पढ़ना चाहते हैं। आइए अधिकारियों का असहयोगात्मक, अगला बिंदु हम देखते हैं असहयोगात्मक दृष्टिकोण, अधिकारियों का असहयोगात्मक दृष्टिकोण। असहयोगात्मक दृष्टिकोण क्या है भाई, देखिए अधिकारियों का, तो अधिकारियों का जो असहयोगात्मक दृष्टिकोण है उससे तात्पर्य यह है कि अधिकारियों का सहयोग जो है वो निश्चित रूप से इस संचालन में जो है वो प्राप्त नहीं होता।
निजी विद्यालय के अधिकारी जो है इन्हें जो है वित्तीय अधिकार एक प्रकार से समझते हैं, वित्तीय भार समझते हैं कि निश्चित रूप से इस पर फालतू खर्च किया जा रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं सीमित क्रियाएं। सीमित क्रियाएं, सीमित क्रियाएं क्या है? तो सीमित क्रियाओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जो अनेक विद्यालयों में ये क्रियाएं प्रारंभ में तो जो की जाती है, लेकिन जो है सभी छात्र छात्राओं की इच्छा, क्षमता, रुचि तथा जो है योग्यता के होते हुए भी जो है बच्चे इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसलिए जो है क्रियाएं जो है वो सीमित कर दी जाती है। जैसे अधिकतर विद्यालयों में देखिए सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट होता है या कबड्डी होती है। कबड्डी खेलने में जो है बच्चे रुचि नहीं लेते हैं या बच्चे नहीं लेते हैं, इसकी वजह से वह क्रियाएं समाप्त कर दी जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी बच्चे भाग नहीं लेते हैं, इसलिए जो है वह क्रिया शांत हो जाती है। इस तरह से जो है ये समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद आगे देखते हैं संकीर्ण विचारधारा। नवोदय जो है संकीर्ण विचारधारा। सोच की बात है इसमें कि बहुत अल्प सोच रखने वाले जो है वो क्या करते हैं कि निश्चित रूप से भारत में अभी भी जो है वर्तमान समय में भी संकीर्ण विचारधारा के प्रधानाध्यापक भी हैं जो ऐसी क्रियाओं को जो है वह संचालित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि क्या चाहते हैं कि जब तक बच्चे विद्यालय में रहें उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो पुस्तकीय ज्ञान ही दिया जाना चाहिए। आइए उसके बाद देखते हैं अध्यापक प्रशिक्षण स्थान। 10वां बिंदु है हमारा अध्यापक प्रशिक्षण स्थान। अध्यापक प्रशिक्षण स्थान के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या है कि अध्यापक को व्यवसाय बनाना है। अध्यापन जो हमारा है, जो शिक्षण कार्य है, उसको जो है व्यवसाय बनाने वाले छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं को सहगामी क्रियाओं से संबंधित जो है वो ज्ञान कराया जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसी का यह ज्ञान होना चाहिए कि निश्चित रूप से ये सहगामी क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न कराई जाती हैं। परंतु इस दिशा में अगर देखा जाता है तो अध्यापक प्रशिक्षण जो संस्थाएं हैं जहां पर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है वहां पर जो है कोई कार्य इस प्रकार का नहीं होता। ऐसे भी आप देखे होंगे कि आपके महाविद्यालय के द्वारा, प्रबंधक जी के द्वारा, हमारे जो है डायरेक्टर साहब के द्वारा ये व्यवस्था कराई गई कि निश्चित रूप से छुट्टी में जो भी बच्चे जो है वह विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको किस प्रकार से हम जो है वो प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि और अन्य कॉलेजों में इस प्रकार की अभी भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई। ये हमारे प्रबंधक जी की एक उच्च सोच के कारण ही आज जो है हम लोग जो आपको प्रशिक्षण ऑनलाइन दे रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं, नेट के माध्यम से दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो है हमारे जो है वो डायरेक्टर साहब का जो है उच्च सोच या हमारे प्रबंधक जी के उच्च सोच और निरंतर जो है कुछ प्रयासों के द्वारा ही ये संभव हो पाया है कि आप जो है ये प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए जो है ये इस बिंदु को देखा गया कि अध्यापक प्रशिक्षण में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। प्रशिक्षुओं को जो है प्रशिक्षण के समय समस्त जानकारी दी जानी चाहिए। इस प्रकार से आपने जो है पाठ आगामी क्रियाओं के संचालन में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती इसके बारे में आप ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पाठ आगामी क्रियाकलापों का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं, क्या होगा।